कल दिए थे उस नियम, उसके लिए कुछ नियम बनाए हैं। उस नियमों को जरा देखो। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले नियम है कि पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आता है, फिर कर्म आता है, फिर अन्य शब्द आते हैं। तो इसलिए असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय जब तुम वाक्यों का परिवर्तन करो उसमें देखना कि सबसे पहले कर्ता है, फिर क्रिया है, फिर कर्म है, फिर या अन्य शब्द है। जैसे एक उदाहरण है कि मोहन रीड्स हिज बुक एवरी डे। इसमें मोहन जो है सबसे पहले कर्ता है, रीड्स जो है क्रिया है, फिर हिज बुक कर्म है, एवरीडे अन्य शब्द है, या अन्य कोई भी शब्द आता है इस तरह लिखा जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस के नियम है कि सबसे पहले कर्ता आता है। ये सब नियम पढ़ाया गया, लेकिन फिर देख लो, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर सहायक क्रिया आता है, फिर नकारात्मक शब्द आता है, फिर मुख्य क्रिया आता है, फिर कर्म आता है, अन्य शब्द आते हैं। जैसे मोहन डज नॉट रीड हिज बुक एवरीडे। इसमें मोहन जो है नकारात्मक वाक्य, इसलिए मोहन सबसे पहले करता है, फिर डज नॉट जो है सहायक क्रिया है, फिर नॉट जो है नेगेटिव है, नकारात्मक शब्द है, फिर रीड जो है मुख्य क्रिया है, हिज बुक कर्म आया, और अन्य सब एवरीडे अन्य शब्द। इसलिए हम नकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर नकारात्मक शब्द, फिर मुख्य क्रिया, कर्म और अन्य शब्दों का प्रयोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव दो प्रकार की होती है, लेकिन जो व्हाट, हाउ या व्हाट जो सूचक वाक्यों शुरू होता है, ऐसे जो है वाक्य कभी पेपर में नहीं पूछे जाते। इसलिए हमें जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देता है तो केवल जो है सहायक क्रिया से इंट्रोगेटिव, अर्थात जो टेंस है उसी टेंस की सहायक क्रिया जब सबसे पहले रखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सहायक क्रिया रखते हैं, फिर कर्ता रखते हैं, फिर मुख्य क्रिया रखते हैं, फिर कर्म रखते हैं, फिर अन्य शब्द रखते हैं। जैसे डज मोहन रीड हिज बुक एवरी डे, इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया डज आ गया, फिर जो है सहायक क्रिया कर्ता आएगा, कर्ता मोहन आ गया, फिर मुख्य क्रिया आएगा, मुख्य क्रिया रीड हो गया, फिर कर्म है, हिज बुक कर्म है, अन्य शब्द एवरी डे या अन्य कोई भी शब्द उसके बाद रखा जाएगा। इसलिए आगे देखिए, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ठीक उसी तरह जो है नॉट जोड़ना है। केवल इंट्रोगेटिव जो होता है, हमने कई बार बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल सहायक क्रिया से ही बनता है। व्हाट, हाउ, हे आदि जैसे प्रश्नों का प्रयोग नहीं होता है। यदि इन प्रश्नों का प्रयोग करते एकदम गलत। इसलिए देखिए कि कौन सा टेंस है, उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करें। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में केवल नॉट जोड़ना है, सहायक क्रिया कर्ता के बाद नॉट जुड़ता है। जैसे इसमें नियम है कि सहायक क्रिया आता है, फिर कर्ता आता है, नकारात्मक शब्द आता है, मुख्य क्रिया आता है, कर्म आता है, वो अन्य शब्द आते हैं। जैसे डज जो है सबसे पहले सहायक क्रिया आ गया, मोहन जो है कर्ता आ गया, फिर नकारात्मक शब्द नॉट आ गया, रीड जो है मुख्य क्रिया आ गया, फिर हिज बुक जो है कर्म आ गया, और एवरी डे जो है अन्य शब्द है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में हमने कई बार बताया था कि ऐसे सूचक, ऐसे जो है आश्चर्य सूचक वाक्य जो है, इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कई तरह के वाक्य होते हैं। कुछ दुख सूचक होते हैं, कुछ जो है प्रसन्नता सूचक होते हैं, कुछ जो है आश्चर्य सूचक। तो आश्चर्य सूचक वाक्यों का ही जो है वाक्य ही वास्तव में परीक्षा में आते हैं। ऐसे वाक्यों का एक नियम है, आश्चर्य सूचक वाक्य हाउ या व्हाट से शुरू होता है। इसका नियम है कि व्हाट या हाउ के बाद जो है विशेषण का प्रयोग करते हैं, प्लस कर्ता का प्रयोग करते हैं, प्लस क्रिया का प्रयोग करते हैं। एक वाक्य देखो, जैसे यह नीचे वाक्य दिए हैं, नीचे असर्टिव देखो, यू आर ए ग्रेटफुल। ऊपर जो है हम एक्सक्लेमेटरी बना दिए हैं, लेकिन नीचे वाले के बाद उसी पहले वाले वाक्य नीचे देखो असर्टिव जो है साधारण वाक्य, यू आर ए ग्रेटफुल, तुम जो है महान मूर्ख हो। तो इसका जब हम एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे तो सबसे पहले व्हाट या हाउ का प्रयोग करेंगे, जैसा नियम लिखा है। तो इसलिए हो जाएगा व्हाट, हाँ, फिर ए ग्रेट अर्थात विशेषण आएगा, उसके बाद ए ग्रेट हो जाएगा, फिर फुल जो है ए ग्रेट फुल या विशेषण हो गया, फिर जो है कर्ता का प्रयोग है अर्थात यू करता आएगा, फिर जो है सहायक क्रिया आएगा। इसलिए हो गया व्हाट ए ग्रेट फुल यू आर। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखो, ये नीचे एसर्टिव एक्सक्लेमेटरी है, उसके नीचे एसर्टिव लिखा हुआ है, लिखा है कि दिस इज वेरी हाई बिल्डिंग। तो इसमें हाउ या व्हाट का जैसा वाक्य रहेगा, जैसा उसका अर्थ सही बैठेगा, उसमें हाउ या व्हाट का प्रयोग करते हैं। चूँकि यह दिस इज वेरी हाई बिल्डिंग, इसमें हाउ का प्रयोग ज़्यादा उचित होगा, इसलिए हो जाएगा हाउ या व्हाट जैसा नियम बताया गया सबसे पहले आएगा। फिर जो है बताया गया कि विशेषण आ गया, इसलिए हाई जो है विशेषण आ गया, फिर जो है कर्ता आ गया दिस बिल्डिंग, फिर जो है सहायक क्रिया आ गई, इसलिए हो गया हाउ हाई दिस बिल्डिंग इज। इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं कि एक साथ असर्टिव सेंटेंस देगा, अगर उसको एक्सक्लेमेटरी बनाना है तो हाउ या व्हाट का प्रयोग करेंगे, फिर विशेषण उसमें खोजें कौन सा उसको रखेंगे, फिर जो है कर्ता खोजेंगे, अंत में सहायक क्रिया का प्रयोग करके जो है इंटरजेक्शन मार्क लगाते हैं। फिर जो है इसके बाद डिग्री के कुछ नियम है।
हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन कई बार पढ़ा है कि डिग्री 3 तरह की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो उन लोगों को परीक्षा में जब भी पूछता है तो जो है वह कंपैरेटिव या सुपरलेटिव दे देगा और कह देगा निगेटिव बनाइए, या जो है पॉजिटिव दे देगा तो कह देगा कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाइए। ज़्यादातर पॉजिटिव डिग्री का नियम क्या है कि सकारात्मक वाक्यों में इसका नियम है कि एज तथा नकारात्मक वाक्यों में सो एज का प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण है, जैसे ये कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है, इसका कैसे हम नकारात्मक बन, द हिमालय इज हायर देन एनी अदर माउंटेन देन इन, कि हिमालय दूसरे पहाड़ों से ज़्यादा ऊंचा पहाड़ है। तो इसका अर्थ है कि कोई पहाड़ उतना ऊंचा नहीं है जितना हिमालय है, तब निगेटिव का प्रयोग होगा। नो एनी माउंटेन इज सो हाई एज द हिमालय, चूँकि नकारात्मक है इसलिए सो एज का प्रयोग। यदि सकारात्मक होता तो एज जैसे नीचे उदाहरण दिए। तो इसको फिर देखो, द हिमालय इज हायर देन एनी अदर माउंटेन, हिमालय दूसरे पहाड़ों से ज़्यादा ऊंचा है। अर्थात हम जब इसका निगेटिव बनाएंगे या अफर्मेटिव बनाएंगे तो इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हिमालय दूसरे पहाड़ों से ज़्यादा ऊंचा है, अर्थात कोई पहाड़ उतना ऊंचा नहीं जितना हिमालय है। तो इसमें सो एज का प्रयोग होगा कि नो एनी माउंटेन इज सो हाई एज द हिमालय। फिर दूसरा उदाहरण है, सीता इज नॉट स्मॉलर देन आई, सीता मुझसे छोटी नहीं है। इसका अगर अफर्मेटिव बनाना है तो एज का प्रयोग होगा। सीता मुझसे छोटी नहीं है, अर्थात मैं उतना छोटा हूँ जितना सीता है। उसके अर्थ में परिवर्तन, दोनों अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए हो जाएगा आई एम एज स्मॉल एज सीता। नोट इसमें लिखा है कि वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नो, अब देखिए नो सूनर देन का प्रयोग, क्योंकि जो दिया गया था उदाहरण, सब जो दिया गया उदाहरण उससे संबंधित नियम बनाए जिससे कि उसको दोहरा लो कि कैसे कैसे यह नियम का जो है बना। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और जो है ये सर सूचक वाक्य, इसको कल पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, इसको जो है इतना वीडियो बनकर पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए इसको कल पढ़ाएंगे। लेकिन नो सूनर देन का प्रयोग देखो, इसमें लिखा है नो सूनर देन और एज सून एज दोनों माने होता है ज्यों ही या जैसे ही। इसमें नियम है कि एज सून एज में क्रिया का दूसरा रूप लगता है, ज्यों जी एज सून एज में आएगा उसमें क्रिया, हम बाद में क्रिया का दूसरा रूप कर्ता के बाद लगाएंगे। तथा कामा का प्रयोग होता है, बीच में जो है कामा का प्रयोग होता है, जबकि नो सूनर में डिड के बाद क्रिया का पहला रूप लगता है तथा कामा के स्थान पर देन का प्रयोग होता है। एक उदाहरण के द्वारा समझो, देखो जैसे एज सून एज ही रीच द स्टेशन, माने वह जो ही स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन स्टार्टेड माने गाड़ी चल दी। माने इसमें एज सून एज में देख रहे हो क्रिया का दूसरा रूप लगा हुआ है और जो है कामा का प्रयोग है कि एज सून एज ही रीच्ड द स्टेशन, जो ही वह स्टेशन पर पहुंचा, इसमें कामा का प्रयोग है। द ट्रेन स्टार्टेड, लेकिन उसमें क्या होता है नो सूनर वाले में इसमें दाइन का प्रयोग होता है और डिड लग चुकी है, डिड लगा रहता है, इसलिए रीच्ड के स्थान पर रीच का प्रयोग अर्थात क्रिया का पहला रूप हो जाएगा, इसलिए उसका हो जाएगा नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन। कहने का मतलब कि मैं स्टेशन पर पहुंचा ही नहीं था, देन द ट्रेन स्टार्टेड, जबकि गाड़ी चल दी। माने दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि इसमें नो सूनर लगने के बाद डिड का प्रयोग होता है और क्रिया, चूंकि डिड लग गया तो क्रिया का पहला रूप हो जाएगा, और वहाँ जो एज सून एज में कामा का प्रयोग होता है उसके स्थान पर दाइन का प्रयोग होता है, और इसमें कोई दोनों में अंतर नहीं है। उसमें है कि क्रिया का दूसरा रूप लगता है एज सून एज में और कामा का प्रयोग होता है, और नो सूनर में डिड चूंकि लगा रहता है इसलिए क्रिया का पहला रूप लगता है और दाइन का प्रयोग है। इसलिए इसको फिर देखो, इसका है कि एज सून एज ही रीच द स्टेशन कामा द ट्रेन स्टार्टेड, इसमें है नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, इसमें कामा का प्रयोग, इसमें दाइन का प्रयोग, इसमें क्रिया का दूसरा, इसमें डिड लगा इसलिए क्रिया का पहला रूप है, इसलिए जो कल दिया गया है इसको। अब जो है उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और जो है सर सूचक वाक्य भी आते हैं वाक्यों को परिवर्तन करने के लिए, जिसको जो है कल हम बताएंगे कि वास्तव में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे कुछ बच्चों ने पूछा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा बनता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जानने के लिए सबसे पहले हमें क्लाज पढ़ना होगा कि उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लाज और जो है सबऑर्डिनेट क्लाज, कोऑर्डिनेट क्लाज। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तब तक जो है न तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस न तो कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि एक जो है प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज मिल करके ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। जब तक हम प्रिंसिपल क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज को नहीं समझेंगे नहीं समझ, इसलिए कल क्लाज पढ़ाएंगे और कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना होगी, और इसके बाद शर्त सूचक वाक्यों पढ़ाएंगे, जैसे इफ
यू रीड यू विल पास, यह सर्वसूचक वाक्य है। तो इसमें जो है निगेटिव बनाना है तो कैसे बने, हमने पिछली बार भी बताया था कि इसमें अनटिल या अनलेस का प्रयोग होता है, जिसको कल बताएंगे और उसको नोट बनाएंगे।